इतिहास तथ्यों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रमानुसार विवेचन। कुछ अत्यधिक तत्सम शब्दों का मैंने प्रयोग कर लिया। अब जानते हैं तद्भव भाषा, तद्भव शब्दों के निरूपण में। इतिहास प्राचीन मतलब कि पहले और अब के बीच में हमने क्या किया और क्या क्या चीजें हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में, हमारे देश में, दुनिया में या हमारे पूर्व में जो हुए, उनसे एकत्रित हमारा जो एक लिखित साक्ष्य, उनके साथ में हम भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं, यही है हमारा इतिहास। आज हम सभी लोग इतिहास के पन्नों से कालक्रमानुसार उसके विवेचन को एक सरिता की भांति ऐसे पढ़ेंगे जैसे गंगोत्री से निकलने वाली गंगा एक दिन जा करके बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। अर्थात उद्गम करेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता से और रुकेंगे जा करके 1885 कांग्रेस की स्थापना में। नमस्कार, मेरा नाम है हरिओम और आप सभी लोग देख रहे हैं श्लोक शैक्षालय। आइए आज हम सभी लोग बात करेंगे 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1885 ईस्वी तक का वो एक यात्रा जहां पर हम होंगे, आप होंगे और हमारा एक ऐसा संगम होगा जिससे हम धारा प्रवाह रूप में एक वर्षवार जो एक इंपॉर्टेंट वर्ष होंगे जहां पर आपका एक हित छुपा होगा कि प्रश्न आपके जो एग्जाम होते हैं वहां पर आएंगे। वो एग्जाम कौन कौन से होंगे? वो एग्जाम होगा आपका यूपी SSSC पेट, ग्रुप डी और वो सारे एग्जाम जहां पर इतिहास पूछी जाती है। काल क्रमानुसार बताने का सबसे एक ही मकसद है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था और मेरे हिसाब से जो मेरी टीम का आदेश होता है वो मेरे लिए अध्यादेश होता है, उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती है और मैंने उसको माना और मैंने सोचा कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ज्यादा अपनी वाणी को ना बढ़ाते हुए बस 2 शब्द और आपसे कहूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आपको किस चीज पे और आगे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आइए आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे बहुत ही शुरुआत से। सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले 2400 से लेकर के 1700 BC तक क्या चलता है हमारे इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक काल चलता है। यह जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक एरा है 2400-1700 के बीच में, ये कार्बन डेटिंग कही जाती है। कार्बन 12 की डेटिंग भी होती है, ठीक है। BF लीवी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और यह एक मान्यतापूर्ण एक समय काल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है। अगर हम बात करते हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक वह समय है, ठीक है, जहां पर यह पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक आकार था वो कैसा था? वो था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। यहाँ पे मैं त्रिभुज बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखाई पड़ रहा है। त्रिभुजाकार आकृति का था, क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो इसका आकृति कैसी थी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पश्चिम से शुरुआत करते हैं। तो पश्चिम में आपकी पड़ती है दाश्क नदी। कौन सी पड़ती है? दाश्क नदी। बलूचिस्तान सुतकांगे डोर के पास ये स्थान पड़ता है। ये आपका सबसे पश्चिम स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। पूर्वी अगर हम बात करते हैं सबसे उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग आपका पड़ता है चिनाब नदी के पास में। मांदा एक जगह है जम्मू कश्मीर में। अगर हम पूर्वी स्थान की बात करते हैं तो हिंडन नदी के पास में आलमगीरपुर है और आलमगीरपुर आपका पूर्वी स्थान बन जाता है। दक्षिणी की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में दायमाबाद एक स्थान है, वहां पर आपका दक्षिणतम बिंदु बन जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। अगर और हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कोट बन जाता है कि सबसे जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो ये कहा था पिकगट ने। किसने कहा था? पिकगट ने। मैं बोलता जा रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि एक ऐसी अद्वितीय रचना है, यहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा। बहुत ही छोटे में आपको बहुत ही बड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बिहारी की सस्सई जैसा है, ठीक है, कि बिल्कुल छोटा सा है और उसमें आपको बहुत सारा जो है बहुत एक समग्रता के साथ में आपको कंटेंट मिल जाएगा।
पेट का एक लास्ट क्वेश्चन मैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में बताता हूं कि पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, दो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है वो है मोहनजोदाड़ो स्थल आपका। लेकिन भारत में बात करें तो भारत में है आपका राखीगढ़ी। कौन सा पड़ता है? राखीगढ़ी पड़ता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ली। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बढ़ते हैं 563 से लेकर के 483 ईसा पूर्व में। अभी हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ये आता है बुद्ध का जीवन क्रम। क्या आता है? बुद्ध का जीवन क्रम आता है आपका। और इनका जन्म कब होता है? 563 ईस्वी में होता है। और इनको निर्माण की प्राप्ति कब होती है? 483 में होती है। इनके जीवन से अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो अब जो इस समय सबसे ज्यादा है तो इनकी बौद्ध संगीतियों के बारे में आएगा। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा मैं लिख के दे रहा हूँ, सन लिखे दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको बता दूंगा। आप जो है इसमें क्या है लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में हुई थी। दूसरी कब हुई थी आपकी? 383 में हुई थी। और तीसरी कब हुई थी? 250 में हुई थी। और चौथी आपकी कब हुई थी? 98 में हुई थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व मतलब कि बीसी आप लिख सकते हैं। और 383 बीसी में दूसरी हुई थी। तीसरी हुई थी 250 बीसी में। और चौथी हुई थी आपकी 98 में एडी में। मतलब कि पहले 3 ईसा पूर्व में और चौथी आपकी हुई थी ईस्वी में हुई थी। अगर हम इसको अब सबसे बड़ी बात बन जाती है कहां कहां पे हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आरवीपीके क्या बन जाता है? आरवीपीके एक बढ़िया सा जो है इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये आपके 4 है, यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और अगर किसके किसके शासनकाल में हुई थी तो ये आपका बहुत बढ़िया बन जाता है शॉर्ट ट्रिक एके। किसका? एके अजातशत्रु, ठीक है। और ये आपका कालाशोक और अशोक और कनिष्क, ठीक है। ये आपके 4 बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की तो फिर बात करते हैं 540 से लेकर के 468 बीसी तक। ये आपका महावीर का जीवन क्रम आ जाता है। महावीर के में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आता है कि इसमें पूछ लिया जाता है जो कि जैन धर्म से संबंधित है कि पार्श्वनाथ कहाँ के थे? तो पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। और अगर हम बात करें वो 23वें थे और महावीर के कौन से थे? 24वें क्रम के थे। ज्यादा ये इसमें कोई भी डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और जो भी बुद्ध और महावीर को लेकर के हम बिल्कुल एक स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे जहां पर हम आपको डिटेल में सारे इनका जन्म कहाँ हुआ, इनको मृत्यु कहाँ हुआ, मतलब इनका जो है और इनका जीवन शैली, इनके माता किस जैसा उसकी थी और किस काल की थी, या उनके पिता किस काल से थे और इन्होंने क्या देखा और कैसे कितने 29 वर्ष की आयु में इनका जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे कैसे पूरा हुआ। तो हम एक इसके लिए एक जो है एक वीडियो लाएंगे जहां पर आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी हम कालक्रमानुसार बात करेंगे, वरना जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग जो है बोर होने लगेंगे। अगर हम बात करते हैं आगे तो 327 से लेकर के 326 में आए सिकंदर का आगमन भारत में होता है। 322 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहावलोकन। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे ये, ठीक है। यहीं पर जो है कौटिल्य मतलब कौटिल्य जो कि आपके चाणक्य थे, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। उनके सहयोग से ये जो है राजगद्दी प्राप्त करते हैं और नंद वंश का विनाश करते हैं। नंद वंश के अंतिम राजा हुए घनानंद, उनको हराया और जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी इन्होंने। अगर बात करते हैं कि 305 में सेल्यूकस की चंद्रगुप्त मौर्य से हार हो जाती है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को हरा देते हैं, ठीक है। और यहीं पर 3 राज्य अपने सेल्यूकस देता है और अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 273 से 232 के बीच में तो अशोक का शासन चलता है, ठीक है। अशोक नाम सुनते हैं काफी ज्यादा फैक्ट्स मन में आने लगते हैं, आप लोगों के भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कालक्रम के वजह से मैं बता रहा हूं तो मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है। फिलहाल अशोक का शासन की अगर हम बात करें तो 269 में इनका जो है सिंहावलोकन होता है। 261 में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो 13वां शिलालेख है इनका, कलिंग का युद्ध का जो शिलालेख है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो इन्होंने जो है कलिंग पर युद्ध किया था। कलिंग की राजधानी पूछी जाती है तो कलिंग की राजधानी तोसली है। कलिंग में अशोक के बाद में एक जो है अशोक की मृत्यु के बाद में एक वंश आया जिसे चेदी वंश कहा गया, ठीक है। राजा खारवेल उसके सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुए। अगर हम बात करते हैं और, ठीक है, तो यहाँ पर 261 में आगे आप देख पा रहे हैं कलिंग का युद्ध होता है, ठीक है। जहां पर जो है यहीं पर एक ऐसी इनके मन में जागृत होती है कि ये बहुत ज्यादा रक्तपात देख लेते हैं और इनके मन में जो है एक जो है
ऐसा भाव आ जाता है कि ये आगे से मतलब युद्ध नहीं करेंगे, और वहीं पर अपने जो है जो चाचा के लड़के होते हैं उपगुप्त, उनसे जो है ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज देते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे हम अगर बात करते हैं तो 58 में शकों के द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ किया जाता है और 78 ईस्वी में जो है शक संवत की स्थापना कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो 78 से 101 तक कनिष्क का काल रहता है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि 78 तो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीत भी कनिष्क के ही कार्यकाल में हुई थी। कनिष्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कनिष्क का शासनकाल 78 से 101 तक हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 319 से 320 की अगर बात करें तो गुप्त संवत का प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। अगर यहीं पर बात करें तो 380 में आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सिंहावलोकन होता है। 405 से 411 में फाहियान का आगमन होता है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नाम से जानते हैं हम, ठीक है। उसी के समय में फाहियान आते हैं और अपनी जो है लिखते हैं फो, क्योंकि इनकी बहुत बढ़िया एक रचना है जिससे आपको भारतीय इतिहास की काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं 415 में तो कुमारगुप्त जो है आते हैं। 415 में कुमारगुप्त शासन करते हैं और 455 में जो है स्कंदगुप्त, ठीक है, आते हैं और शासन करते हैं। 606 से 647 की बात करें तो ये हर्षवर्धन का काल होता है और यहीं पर ज्यादा से ज्यादा जो हमारा एक मेन सेगमेंट होता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपका एक जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होता है, प्राचीन काल के जो इतिहास का पार्ट होता है वो समाप्त हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में। यहाँ पर 712 में अरबों का सिंध पर आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, ठीक है। उस समय जो है ताहिर नरेश का जो है सिंध पर जो है वो अपने राजा होते हैं जो है सिंध के दाहिर, ठीक है। और 998 अगर बात करें तो महमूद गजनवी का सिंहावलोकन होता है। अगर बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे 1000 पर जो उन्होंने पेशावर पर सबसे जो है इन्होंने हमला किया था, ठीक है। 1008 में इन्होंने जाटों पर किया, 1025 में इन्होंने किस पे किया, जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था। अगर हम बात करें 1001 में इनको पहला माना जाता है महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध माना जाता है। 1025 की अगर हम बात करते हैं तो सोमनाथ पर इसका आक्रमण माना जाता है और सोमनाथ से काफी ज्यादा लगभग 20 लाख दिनार का इनके पास जो है एक बहुत बड़ा जो है रकम इनके हाथ लगती है और उसके बाद जो है जाटों के द्वारा युद्ध होता है और इनसे कुछ धन छीन लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर होता है 1191 में ताराइन का प्रथम युद्ध होता है। गौरी और यहाँ पर गौरी आ जाते हैं और ताराइन का प्रथम युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और गौरी हार जाता है। अगर हम बात करते हैं द्वितीय, तो 1192 में ताराइन का द्वितीय युद्ध होता है और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के भी बीच होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और गौरी जीत जाते हैं। उसके बाद बात करें तो 1194 में आपका होता है चंदावर का युद्ध और चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और आपका जो है गौरी के बीच में और वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर हम बात करते हैं 1206 में तो यहाँ पर होता है गुलाम वंश का उदय और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है जो कि गुलाम वंश का होता है और ये गौरी का जो है गुलाम होता है और इसको लेकर गौरी अपनी संपत्ति, अपना राज्य सब कुछ देकर के चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश कहते हैं, कहीं कहीं पर मामूल का वंश भी इसका नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है। कुतुब मीनार की इन्होंने स्थापना की थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर आप कुछ तथ्यों के साथ देखें तो कुतुब मीनार का प्रारंभ इन्होंने करवाया था और इल्तुतमिश ने उसको जो है क्या कहता है उसका कार्य पूर्ण करवाया था। अगर हम बात करते हैं तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इस कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख का दान देने वाला, वो लाखों का दान करता था, दानी था, तो इसलिए उसको लाख बख्श की उपाधि दी जाती थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आ जाता है कि 1221 में आपका मंगोलों का आक्रमण होता है भारत पे। अगर हम बात करें 1236 में आ जाती हैं रजिया सुल्तान, ठीक है, ये दिल्ली की सुल्तान होती हैं। अगर आप यहाँ पर ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो है बलबन नहीं आए, ठीक है, इसको रक्त पिपासु की संज्ञा दी जाती है 12, ठीक है, और बलबन के द्वारा काफी ज्यादा सिजदा और पैपोस की प्रथा आई, नौरोज की प्रथा चालू की गई। तो जब हम अपना जो है एक टॉपिक वाइज जैसे सिंधु का सभ्यता या हम टॉपिक वाइज अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में वो सारी जानकारियां दी जाएंगी। अभी इन
जो तथ्य हैं जो आपके पेपर में आता है उससे रिलेटेड जो एक एक नंबर आपके हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उससे लेकर के आप तथ्यों को चलते जाइए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 12 अभी रजिया सुल्तान का आया था एनटीपीसी सीबीटी 2 में कि रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी, तो 1236 में बनी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और अगर हम बात करें 1240 में कैथल के पास डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इन्होंने चोला और काबा को पहन करके जो है शासन किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो इल्तुतमिश के द्वारा जो आपके एक था 40 सरदारों का ग्रुप था, ठीक है, तो इनके द्वारा इसका पतन करने की तरफ इच्छा जाहिर की जाती है, ठीक है। तो ये इनको फिर उतार दिया जाता है शासन से और इनकी हत्या बाद में करा दी जाती है। रजिया सुल्तान अल-दुतुनिया से विवाह करती हैं, ठीक है, और 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो फिर वहां 1296 की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बहुत कुछ है बताने को। घोड़ा दागने की प्रथा सबसे इन्होंने पहले जो है चालू की थी। नगद वेतन देना इन्होंने ही चालू किया था। तो काफी अच्छे अच्छे कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी किए गए हैं, ठीक है, लेकिन हम वो सभी एक टॉपिक में बात करेंगे। 1325 की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सल्तनत काल का सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई व्यक्ति था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको अपनी जो है क्रूर नीतियों की वजह से जाना जाता है। क्रूर नीतियां आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेकर के दौलताबाद, दिल्ली पड़ता है, दिल्ली और से दौलताबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। इतनी दूर अपनी जनता को पैदल लेकर के गया था, इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल जो क्रूर स्वभाव का था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे अगर कोई शिक्षित व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम बात करते हैं तो 1327 में मैंने अभी बताया कि जो है दिल्ली से दौलताबाद लेकर के राजधानी जाता है, तो 1327 में अपनी राजधानी परिवर्तित करता है। और इसी के समय में ही 1236 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं और यहीं पर 1337 में बहमनी राज्य की भी स्थापना की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो पैगोडा थी और बहमनी राज्य की जो मुद्रा थी वो हुड़ थी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको फटाफट बताते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं। 1398 में तैमूर का आगमन होता है। किसका होता है? तैमूर आते हैं भारत। फिर अगर बात करें 1469 में गुरु नानक देव का जन्म होता है। और अगर हम बात करते हैं 1494 में बाबर फरगना का शासक बनता है। अगर हम अब यहाँ पर बात कर देते हैं, ठीक है, कहाँ की? मुगल की, मतलब मुगल काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। गुरु नानक जी का जन्म होता है, उसके बाद हम अब आ जाते हैं 1494। अगर हम बात करते हैं 1494, मतलब कि यहाँ पर 1494 लिखा है लेकिन कहीं कहीं पर 1483। और मुगल काल का बहुत तथ्य मैं बता रहा हूँ आपका, वैलेंटाइन डे का संबंध मुगल काल से काफी ज्यादा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बाबर थे, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म किस डेट में होता? तो 14 फरवरी सन 1483 को बाबर का जन्म होता है, ठीक है। और इस जब ये अगर हम बात करें आगे तो बाबर फरगना का शासक बनता है 1494 में, ठीक है। और 1483 में इसके जन्म होता है। उसके बाद हम बात करें तो इसी के समय 1498 में इधर वास्को डी गामा का भारत में आगमन हो चुका होता है। लिंक करने की कोशिश करिएगा कि इधर जो है 1483 में बाबर मुगल जो है शुरू होते हैं कि उधर 1498 में वास्को डी गामा भारत आ जाते हैं। 1526 में भारत आते हैं। अगर हम बात करें तो अब बात आती है कि 1494 में फरगना का शासक बनता है बाबर, लेकिन भारत कब आता है? भारत आता है 1519 में। 1519 में आता है और पंजाब के सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है। तुगलमा जो नीति होती है, जो युद्ध की एक तोपों की चलाने की नीति होती है, ठीक है, जिसमें उस्ताद मुस्तफा अली अगर जो इनके जो तोप चलाने वाले तोपची थे उनकी सहायता से आते हैं और भारत पर आक्रमण कर लेते हैं, ठीक है। एक लोधी वंश आप पढ़ेंगे तो लोधी में इब्राहिम लोधी से 1526 में आगे हम पढ़ेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इन्हीं के चाचा, ठीक है, दौलत खान लोधी और आजम खान, इनको दो लोगों को मिला करके बुलाते हैं, ठीक है, बाबर को। अगर बात करते हैं अगला तो 1527 को होता है खानवा का युद्ध। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी जो है बाबर जीत जाता है, ठीक है। और 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। अगर हम बात करते हैं 1523 की, तो 1523 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं तो बाबर का पुत्र होता है हुमायूं, ठीक है। वैसे बाबर के 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल, ठीक है। और बाबर ये कहता जाता है अपने पुत्र हुमायूं से कि अपने चारों भाइयों में जो सत्ता है उसका विभाजन कर देना। तो हुमायूं अपने पिता के अनुसार ही सत्ता का विभाजन कर देता है। यहीं से आपको पता चलता है कि जब तक ये मुट्ठी बंदी रहती है, जब तक ताकत होती है, छूट जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? वित्थार हो जाता है। यहीं पर शेरशाह इसका फायदा उठाता है और हुमायूं को कई सारे जो युद्धों में हराता है।
अगर हम बात करते हैं 1531 में देवरा का युद्ध लड़ता है हुमायूं का आगमन हो चुका है, हुमायूं की राजगद्दी जो है उसका जो राज्याभिषेक हो चुका है। 1531 में पहला युद्ध लड़ता है, देवरा का युद्ध लड़ता है गुजरात के साथ में, ठीक है हुमायूं। 1539 की बात करें तो चौसा का युद्ध लड़ता है शेरशाह सूरी, जिसको शेरखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और चौसा का युद्ध लड़ता है और जो है क्या करता है, हुमायूं हार जाता है। आगे हम अगर बात करते हैं तो 1540 में बेलगाम का युद्ध लड़ता है और जो है आपका फिर से हुमायूं हार जाते हैं और हुमायूं का यहीं से निर्वासन काल स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर हुमायूं के बारे में अगर हम और चर्चा करें तो 1539 में जाते हैं और ये कहाँ पर भाग जाते हैं, सिंध में चले जाते हैं, ठीक है। वहीं पर राजा वीरसाल के महलों में जाते हैं, इनके मित्र होते हैं और वहीं पर जो है 1541 में निकाह करते हैं और 1542 में जो है होता है अकबर का जन्म, ठीक है, हमीदा बानो बेगम से के गर्भ से। काफी ज्यादा जो है महान महिला रही है। अगर फिर हम बात करते हैं 1555 में तो सरहिंद का युद्ध होता है और सरहिंद के युद्ध से ही पुनः हुमायूं का जो है आगमन हो जाता है जो है दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिर होता है 1556, अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 1542 में हो जाता है अकबर का जन्म और यहीं पर 1555 के बाद में जो है हो जाती है मृत्यु, ठीक है। यहाँ पर 1556 में होती है किसकी, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, इन्होंने बनवाया था क्या जो है पुस्तकालय बनवाया था और उसी में लुढ़कते जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही जो है शानदार इतिहासकार हुए हैं लेनपुल ने कहा है कि जो है हुमायूं जैसे सीढ़ियों से जिस प्रकार जीवन में अपने लड़खड़ाता रहा उसी प्रकार वो सीढ़ियों से भी लड़खड़ाता हुआ उसकी मृत्यु हो गई, मतलब कि उसका जीवन जो है समाप्त हो गया। अगर हम बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध वैसे अकबर और हेमू के बीच कहा जाता है। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि थी। ऐसा कहा जाता है कि हेमू जो है अंतिम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो है हिंदू शासक था। वैसे ये युद्ध अगर औपचारिक रूप से देखें तो यहाँ पर बैरम खां के द्वारा लड़ा जाता है। बैरम खां जो कि अकबर के संरक्षक होते हैं। पानी का द्वितीय युद्ध होता है, अकबर जीत जाते हैं, हेमू की हत्या हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा कांड किया जाता है। अकबर को के बारे में सब लोग थोड़ा सा अच्छा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं तो कुछ हम जानेंगे कुछ, क्योंकि काफी अच्छे कार्य किए। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है। एक और कहानी है, कहानियां अगर जोड़ते रहेंगे तो काफी ज्यादा है। 1560 में पेटीकोट शासन में चले जाते हैं, जिसको हरम दल कहते हैं, हरम दल में चले जाते हैं। कई रानियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, अकबर ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। फिर 1562 में ही हरम दल से मुक्ति होती है, मतलब कि उसको कहते हैं कभी कभी आ जाता है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन से भी 1562 में ही जो है मुक्ति मिलती है किसको, अकबर को। अगर हम आगे बात करते हैं तो अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया, 1562 में। यहीं पर एक और कार्य करते हैं, 1563 में होती है तीर्थ यात्रा का समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, 1563 में तीर्थ यात्रा का समाप्त करते हैं। अगर बात करते हैं कि जजिया कर अगर हम बात करें तो ये 1564 में होता है और ये समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि जो राजा भारमल थे उनकी जो पुत्री जोधाबाई थी उनसे विवाह करने के बाद ऐसे जो है उनके जीवन में परिवर्तन आए और उन्होंने ये सब कार्य करना स्टार्ट किया। वैसे लेकिन ये सब तथ्य जो है पुस्तक में है, ठीक है। अगर बात करें 1575 में तो इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी। 1582 की बात करें तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और 1583 में इन्होंने इलाही संवत की शुरुआत की थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट कर लेंगे। जैसे 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत और 1563 में तीर्थ यात्रा का समाप्त हो गया। 1564 में जजिया कर समाप्त हो गया और 1575 में इबादत खाना की स्थापना। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना होती है और 1583 में इलाही संवत की जो शुरुआत हो जाती है। 1605 तक आते आते अगर हम बात करते हैं तो अकबर की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अकबर की मृत्यु हो जाती है 1600 में। अब यहाँ पर अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के साथ में मुगल काल थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ देते हैं, क्योंकि मुगल काल में अगर हम बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं आपके अकबर तक ही, ठीक है। वैसे जहांगीर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी डीप में जाकर के, वो क्वेश्चन हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। उसके बाद हम बात करें तो 1600 की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1627 में जो है जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 1627 में अगर हम बात करें तो शिवाजी का जन्म होता है और 1658 की बात करें तो धर्मट का युद्ध होता है। ये होता है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से उत्तराधिकार का पूर्वार्ध युग का जो एक युद्ध होता है उसे कहते हैं। और इसमें दारा सिकोह को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, मतलब कि उनको जेल में डाल देते हैं धर्मट के युद्ध में। फिर होता है पूर्णतः जो है जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध जिसे 1659 में होता है और यहीं पर दारा सिकोह की हत्या करके औरंगजेब क्या करता है, राजगद्दी पर जो है बैठ जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ
इस प्रकार से हम और बात कर लेते हैं कि 1666 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ होती है शाहजहां की मृत्यु। क्या होती है? शाहजहां की मृत्यु। 3 चीजें मैं और आपको बताऊंगा। 3 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि वन लाइनर में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से जानना चाहिए आपको। हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो अगर हम बात करें तो अकबर को कहते हैं, ठीक है। अगर हम चित्रकला का कहें तो जहांगीर को कहते हैं, और स्थापत्य कला का कहें तो किसे कहते हैं? शाहजहां को कहते हैं। और एक बात और, अगर हम बात करें तो किसी काल को मतलब एक पूरे मतलब गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही उसको जो है स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है। 4 स्वर्णकाल है, कोई ना कोई एक आ ही जाता है हर जो है पेपर में। अगर हम बात करते हैं 1665 की, 1665 में होती है पुरंदर की संधि। 1679 की अगर हम बात करते हैं तो जजिया कर पुनः लागू कर दिया जाता है। 1707 में अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। अगर हम बात करें, अगर यूपी में गलत नहीं हूं तो 1707 औरंगजेब की मृत्यु। मैंने क्यों रखा है यहाँ पर? अगर मैंने औरंगजेब को आपको डिटेल में नहीं बताया तो औरंगजेब की मृत्यु या किसी का जन्म रखना क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी जान लीजिए। क्योंकि ये लगातार प्रश्न किसी के जन्म किसी की मृत्यु से लगातार पूछे जा रहे हैं, आप इसको अवॉइड कर देते हैं और आपका एक नंबर चला जाता है। एक नंबर तो जाता है, साथ में साथ आ जाता है आपका 1/3 माइनस में। आइए आगे बढ़ते हैं। 1757 में होता है आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। और फिर होता है 1761 में आपका जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और अगर हम मैं गलत नहीं हूं तो यूपी ट्रिपल एस पेट में 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध दोनों ही पूछे जा चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी इसको ऐसा ना लीजिए कि इसको देखने से क्या फायदा है। आप बिल्कुल पूर्णतः देखिए और नोट करते रहिए और सभी सनों को बिल्कुल जवान पे रट्टू तोता कर लीजिए। अगर नहीं नोट करने का मन है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं और बिल्कुल सुन लीजिए। बिल्कुल मेरी बात को आप अपनी वाणी को अपने जो है कर्णों में बिल्कुल ऐसे घोल लीजिए, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए। बस हमारा कहने का तात्पर्य है आपको याद होना चाहिए, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। मेरा उद्देश्य श्लोक शिक्षालय का उद्देश्य सिर्फ आपके लिए, आपके बेहतर जीवन के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो गया, अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और 1767-69 में प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हो जाता है। 1780 से 1784 की बात करते हैं तो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध होता है और 1790 से 1792 में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध हो जाता है। 1799 की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध होता है और 1802 में वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि में 5 स्टार डाल लीजिए, पूछी जानी तय। 1809 की अगर बात करें तो अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। और 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। किस होता है? सती प्रथा का अंत होता है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया जाता है। हाल फिलहाल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, लेखपाल का पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो 1839 से लेकर 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। 1845 से 1846 में प्रथम सिख युद्ध होता है, ठीक है। और फिर 1852 में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। कब? 1852 में। 1853 में रेलवे और टेलीग्राफ का प्रारंभ किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। रेलवे आपको पता है कहाँ पर जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है, ठीक है, और 34 किलोमीटर होती है। टेलीग्राफ का प्रारंभ कहाँ किया जाता है? कलकत्ता में किया जाता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। 1857 में प्रथम क्रांति होती है, ठीक है। इसको लेकर के भी मेरा बहुत मन है ये पढ़ाने का। प्रथम क्रांति 1857 से लेकर के 1947 में बहुत बड़ी वीडियो रखने वाला हूँ। बस थोड़ा सा क्या है, देख रहे हैं मैं पसीना में हूँ अभी, ठीक है। पढ़ाने में थोड़ा सा एनर्जी जाती है और मेरे पास कोई नहीं है, उधर फोन रखा है और बोर्ड है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोगों का सहयोग बनेगा, थोड़ा सा आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को तो थोड़ा सा चीज़ें और अच्छी होंगी, तो फिर आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट, ऐसा कंटेंट कि आपको जीएस में पूरे, मैं वादा कर सकता हूँ कि पूरे आपको यूट्यूब पर इतना कंटेंट वनडे एग्जाम के लिए कोई नहीं दे पाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1872 में प्रथम जनगणना होती है और 1872 अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पहली होती है, पंतनगर में होती है, ठीक है। और 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की जाती है और 1885 में होती है कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। महासचिव होते हैं कौन से आपके? एओ ह्यूम बनते हैं और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? डब्ल्यूसी बनर्जी करते हैं। और इससे याद आता है कि मैंने अभी आपको जो है पढ़ाया हुआ है कांग्रेस के अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, फटाक से जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर अगर आपका छूटा तो दूसरा आपसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो पे और वीडियो भी होंगी, लेकिन वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा हम देंगे आपको, ठीक है। वीडियो फिलहाल
तो 1885 कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और हमने आपसे जैसा कि कहा था कि हम ऐसी सरिता प्रारंभ करेंगे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री से उठाएंगे और 1885 तक आपको ले जाएंगे। 1885 से लेकर के 1947 की यात्रा हम इसके पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तब तक आप भी करिए इंतजार और मुझे रहेगा आपके सहयोग का इंतजार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। सहयोग बनाए रखें, वीडियो को अवश्य शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।